कि अब समझना हमने ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है ना। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग मुझे बताएं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी ये चीजें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या मुराद है। जर्मनी में बैठ के तो हम इंपोर्ट उसे कह सकते हैं कि जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन से कोई चीज़ हम यूरोप में इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट वो होगी जो हम यूरोपियन यूनियन की बाउंड्रीज को छोड़ के कोई चीज़ बाहर के किसी भी इलाके में जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि जो ईयू के अंदर हम ट्रेड करेंगे या बिजनेस करते हैं ना, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काउंट नहीं होता। और ईयू से बाहर जितना भी बिजनेस है वो इसमें काउंट होगा, चाहे हम बाहर से ईयू में लेकर आ रहे हैं या चाहे ईयू से हम बाहर लेकर जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा है इम्पोर्टेंट पॉइंट के कौन से स्टेप्स और प्रोसेसेस जो ना वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में। ये भी अब आप में से इसमें कोई बताए जो। इसमें ये था कि पहले आपको बेसिकली प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड जो उसका ट्रेड नंबर LS नंबर था, LS या HS नंबर जो एचएस। था, HS नंबर जो था उसका पता होना चाहिए। और दूसरा उसके बाद फिर उस HS नंबर के अक्रॉस जो आपकी ड्यूटीज या कोई सर्टिफिकेशन है उनका पता होना चाहिए। और फिर इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्ड है कि यहाँ से जो यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर से तक छोड़ने तक जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, और फिर आगे जो रिसीव करेगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन। फिर इसके अंदर बैंकिंग इन्वॉल्व थी कि आपका बैंक ऐसा होना चाहिए कि जो जिस कंट्री में आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं या जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस अलाउ को करता हो। और इसके अलावा वो EORI नंबर वैट जो था वो भी आपके पास होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सभी बातें बड़ी सही कही हैं। ये बेसिकली हमारा जो ना फ्लो चार्ट है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको। ये यहाँ पे मौजूद है हमारे पास कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्रोसेस है वो बाइंग, गुड्स की बाइंग और सेलिंग, और उसमें ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगी, उसमें पेमेंट और बैंक इन्वॉल्व होंगे। लोकल बैंक भी इन्वॉल्व होगा, इंटरनेशनल बैंक भी उसमें इन्वॉल्व, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगी। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लोकल भी चाहिए और इंटरनेशनल भी चाहिए हमें। और चूंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रही है या क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है, तो उसमें कस्टम और जो दूसरे लीगल इश्यूज हैं, लाइक कौन से सर्टिफिकेशंस चाहिए इंपोर्टिंग कंट्री में या एक्सपोर्टिंग कंट्री में, उसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है समझने वाली और जहन में रखने वाली, वो ये कि हमारे रिस्क क्या है। ठीक है, रिस्क क्या है और हमने उनको कैसे कवर करना है। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो मैं इसको दोबारा से भी रिपीट करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना हमारे लिए, वो यही है कि हमने रिस्क देखने। जैसे अभी वो अहमद गुफरान ने भी बात की कि मुझे क्या बात करनी है या कैसे उनको मैंने देखना है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कवरिंग अवर रिस्क और एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल, कि हमने ये देखना है कि इस सप्लायर या इस बायर में पोटेंशियल क्या है। इसके साथ अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे रिस्क क्या है। तो हमने यही देखना है कि उन रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज करके मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं। फायदा नॉट ओनली इन टर्म ऑफ मनी, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, बल्कि फायदा ये भी होता है, या हमने देखना ये भी होता है कि स्मूथनेस कितनी है इस सारे प्रोसेस के अंदर। कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कमिटमेंट टाइम की फुलफिल की जा रही है। और ये है कि जो प्रोडक्शन टाइम है वो फुलफिल कर रहे हैं उसको। फिर ट्रांसपोर्टेशन कितनी स्मूथ हो रही है, फिर कस्टम्स क्लियरेंस कितनी स्मूथ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो एक, यानी मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि अगर एक बिजनेस मुझे 5,000 यूरो का प्रॉफिट दे रहा है, और उसके अंदर लेकिन मुझे ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कस्टम में भी इश्यूज आ रहे हैं, मुझे प्रोडक्शन में भी इशू आ रहे हैं, और एक दूसरा बिजनेस है जो मुझे 3,000 यूरो या 2,500 यूरो प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन उसमें स्मूथनेस है हर तरह से, तो आई वुड प्रेफर कि मैं 2,500 वाले बिजनेस को ज्यादा दफा रिपीट करूं, बजाय इसके कि मैं 5,000 वाले जो बिजनेस के अंदर
उसी रिस्क के साथ घूमता रहूं, क्योंकि रिस्क जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जनरल बिजनेस के अंदर। कि कहीं पे खुदा ना खास्ता आपका कोई भी जो रिस्क है जो आप कवर नहीं करते और वो एक्सपोज हो जाता है, उसकी फिर आपको काफी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ सकती है। तो यही चीजें हमने मैनेज करनी है कि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डैमेज गुड्स ना हो, सप्लायर हमारा अथेंटिक हो, कोई फ्रॉड ना हो, यानी कि हम उसे पर्सनली या तो जानते हो या हमारा कोई पक्का रेफरेंस हो या हमें किसी ऐसे जरिए से मिला हो जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी गुफरान का जो सवाल था उसके सिलसिले में ही कंटिन्यूटी आ रही है अब हम्म। कि सप्लायर हमारा बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, बायर भी सेम लाइक हमारा बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। हमें इन दो चीज़ों की ऑथेंटिसिटी हमें करने की बहुत अच्छा ज़रूरत है कि हमारा बायर और सेलर दोनों अथेंटिक रजिस्टर्ड बिजनेसेस हों और उनकी वाकई रेपुटेशन भी बेहतर हो, अच्छी हो। और ये हमने खुद चेक करना है, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है बीइंग एन एजेंट भी और बीइंग एन इम्पोर्टर और बीइंग एन एक्सपोर्टर। ये हमारी ही सारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने सारे एंड्स के ऊपर जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक वाले हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो कस्टम्स हैं, चाहे वो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, हमने इन सब को देखना है कि इन सब की रेपुटेशन कहाँ पे कैसी है और कौन कैसे काम करता है या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उसको चेक करते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा रिस्क आता है, वो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी तो एक रिस्क होता ही होता है कि वो कितनी जेन्युइन है, लेकिन उसके अलावा हमने ये समझना है कि हमारी जो पैकेजिंग है, हमारी जो गुड्स हैं, वो किस फॉर्म में होंगी, किस पैकेजिंग में होंगी, कितने नंबर्स में है, कितना उनका वॉल्यूम है, बाय वेट कितना है, बाय वॉल्यूम कितना है। और उसके मुताबिक हम जो है ना अपनी कोटेशंस देते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी से, ताकि हमें सस्ती से सस्ती ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाली ऑफर मिल सके। तो उसमें हमें थोड़ा सा अपने एंड के ऊपर वर्क करना पड़ता है सप्लायर्स के साथ मिलके, क्योंकि सप्लायर्स को पता होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितने साइज के कार्टन पे पैक होती है, कितने नंबर ऑफ पीसीज होते हैं, कितना बाय वेट होता है, कितना बाय वॉल्यूम होता है। तो ये सारी चीजें हमने चेक करनी होती हैं, वरना ये भी हो सकता है कि आप एक छोटा डब्बा बड़े डब्बे के स्पेस में बुक करवा दें और वो आपको प्राइस उसकी डबल हो जाए। तो ये अननेसेसरी कॉस्ट है जो हम बचा सकते हैं। तीसरा जो हमारा रिस्क है वो है पेमेंट्स का, क्योंकि हमारी लोकल बैंक में तो इतना इशू शायद नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल बैंकिंग में काफ़ी फ्रॉड्स भी होते हैं, काफ़ी रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं कि आप किसी कंपनी को पैसे भेज दें और वो आपको पे गुड्स ना दे। तो इस चीज़ों को हमने मेक श्योर करना है, वो वही बात है जो हमने शुरू में की कि आपकी अथेंटिसिटी चेक कितना अच्छा होना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं पेश आनी चाहिए। और सबसे जो अहम है वो अब एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि कस्टम्स और लीगल इश्यूज कौन से हैं और इसका अब हम कैसे पता करवा सकते हैं। ये भी मैं आज डिस्कस करूंगा कि हम कैसे ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये समझ लें कि आपका जो HS कोड है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में मिस नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका एग्जैक्ट HS कोड क्या है। उस HS कोड के अगेंस्ट आपने कस्टम ड्यूटीज को चेक करवाना है या करना है, और उसी HS कोड ने ही आपकी प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस से कामयाबी से गुजारना है। उसी के मुताबिक ही आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है कि ये HS कोड है, इसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं लगी हुई है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल करवाने की ज़रूरत है। तो ये तो बेसिकली रीकैप हमने किया थोड़ा सा जो लास्ट सेशन में किया था। इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप कर दें, वरना फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फिर इन्हीं प्रोसेस को अब हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे नेक्स्ट में। जी, अगर अगर कोई सवाल है इन प्रोसेसेस के हवाले से तो अभी हम थोड़ा सा उसको भी देख सकते हैं, मतलब अभी तक जो हमने समझा है। चले, आई थिंक सवाल नहीं है, लेकिन वो भी तो कोई नहीं, हम एंड पे भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो अब इन्हीं प्रोसेस को ना मैं ब्रेक डाउन करता जाऊंगा वन बाय वन करके। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है हमारा कि बायर्स और सेलर्स हमने ढूंढने तो हैं, लेकिन किस चीज़ के ढूंढे, हमारी नीश क्या है और हमारा टारगेट क्या होगा। और उस नीश और उस प्रोडक्ट के हवाले से फिर हमने देखना है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, लीगल इश्यूज कौन से उसमें इन्वॉल्व हैं,
और फिर आएगा हमारा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे हम, पेमेंट मेथड्स कौन से हम यूज करें, कर सकते हैं या करने चाहिए हमें, ताकि हम अपने रिस्क फैक्टर्स को कवर कर सकें। और फिर फोर्थ पॉइंट हमारा होगा लर्न बिजनेस कम्युनिकेशन, कि हमने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, कौन सी चीजें मैटर करती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। और ये सारी चीजें सीखने का मकसद क्या है हमारा, कि फिर हम अपनी नेटवर्किंग को स्टार्ट कर दें, जिससे हम बायर्स को ढूंढें, हम सप्लायर्स को ढूंढें। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स को आज हम बेसिकली कवर करेंगे। 3 पॉइंट्स है ना, उनको थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल में हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर जाएंगे। जो हमारा जो पहला स्टेप है वो है डिफाइन योर टारगेट नीश। अच्छा, टारगेट नीश जो है ना, जैसे अभी आप लोगों ने फिल की हैं, गूगल शीट पर भी फिल किया है, उस पर आप लोगों ने 3 3 प्रायोरिटीज लिखी हैं। वो सिर्फ अभी मैंने आपसे इसलिए लिखवाई है कि आप थोड़ा सा सोचना शुरू करें कि कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, सोचना जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिंदगी के अंदर, बिजनेस के अंदर भी, लाइफ के अंदर भी। क्यों? कि अब देखें, हमारे हम कहते हैं ना कि एक बंदा, उसका एक्सपोयर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसने दुनिया घूमी है या इसका नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो इसको एक्सपोयर बहुत मिला है। ठीक। अब एक्सपोयर होता क्या है बेसिकली, हमने कभी सोचा हो इस बारे में तो, कि एक्सपोयर होता क्या है, ये करता क्या है ना बेसिकली। तो बेसिकली जो एक्सपोयर है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर नई इंफॉर्मेशन लेकर आता है, जो हमें पहले से नहीं पता होती, कि हम ये भी कर सकते हैं, या दुनिया में लोग ये कर रहे हैं, या लोगों ने ये भी काम किए हैं माजी के अंदर, या करंट सिचुएशन में लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर रहे होते, तो वो हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। और जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारा एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, हमारी लर्निंग ज्यादा हो गई है। तो वो एक्सपोजर बेसिकली करता क्या है, वो एक्सपोजर हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर ये चीज हो रही है और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उससे फायदा उठा सकते, या हम क्या करें कि हमें भी फायदा मिल जाए। ठीक? इसकी मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, कि इंसान ने चांद पे जाने का उस वक्त सोचा जब उसे चांद नजर आता था। ठीक है, अब अगर इंसान को कभी चांद दिखाई ना देता, चांद छुपा होता कहीं पे, तो इंसान कभी भी चांद पे जाने का सोच नहीं सकता था। इट्स सेम लाइक कि इंसान ने परिंदों को उड़ते हुए देखा, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी उड़ सकता हूँ, या कैसे उड़ सकता हूँ। तो उसकी उसने प्रैक्टिस करते 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 एक स्टेज आई कि जहाज बन गए, इंसान पैराग्लाइडिंग कर रहा है। तो ये बेसिकली जो एक्सपोजर है हमारा चीजों को देखने का, उसका फायदा ये होता है कि हम अपने आप को फिट इन करें उस फ्रेम के अंदर, कि हम ये कैसे कर सकते हैं जो कि बाकी लोग कर रहे हैं, या नेचर में ये चीजें हो रही हैं, हम अगर करना चाहें तो हमें कैसे वो क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी होंगी कि हम वो कर सके। तो ये बेसिकली एक्सपोजर है। तो अब आपका जो एक्सपोजर होगा ना, वो आपको एक्सपोज करेगा टुवर्ड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के अब आपने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन करें, कि आपका अपना किस चीज में इंटरेस्ट है, और आपकी अपनी क्या एक्सपर्टीज है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट हम समझ सकते हैं कि ठीक है, मेरा इंटरेस्ट ट्रैवलिंग है, या मेरा इंटरेस्ट है कि मैं घर बैठ के ज्यादा काम करूं, या ऑफिस बेस्ड मेरा काम हो, या एक बंदा कहता है मुझे ऑफिस में बैठना पसंद नहीं है, मैं ट्रैवल करते हुए काम करना चाहता हूँ। तो ये आपके बेसिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन एक्सपर्टीज क्या है आपकी। ठीक है, अब ये आपने देखना कि आपका जो इंटरेस्ट है और एक्सपर्टीज है वो आपस में कितना मैच करती हैं। ठीक, मैं पहले भी ये मिसाल दे चुका हूँ कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हायर है, और हमारी एक्सपर्टीज या कैपेबिलिटीज लोअर है, तो हमें अपनी सलाहियतों को ऊपर लेकर आना होगा टू मीट अवर एक्सपेक्टेशन। तो इसी तरह जो हमारा इंटरेस्ट है, वो बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम करना क्या चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं, और जो फिर हम एक्सपोजर रखते हैं उसके मुताबिक हमें अपने स्किल्स को बढ़ाना होता है, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ रिकॉग्निशन, और ये बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में अपने टारगेट्स को सेट करने के लिए। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें तो इसमें आपकी जो प्रोडक्ट नीश है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी अगर मिसाल दूं, कि जब मैंने देखा कि मुझे जो काम वो करना है जो ऑफिस बेस्ड ना हो, ठीक है, और वो काम वो जो ट्रेवलिंग के साथ हो, ठीक, तो उसमें मेरे पास जो ऑप्शन थी वो था मार्केटिंग करें। मैंने टेक्सटाइल्स की मार्केटिंग से शुरू किया, फिर मैं स्क्रैप की तरफ आ गया। अच्छा, उसकी क्या वजह है वो हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा, लेकिन मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ
कि उसमें मैंने एक्सप्लोर क्या किया टेक्सटाइल्स को, फिर मैं मेटल स्क्रैप में आ गया, फिर प्लास्टिक स्क्रैप में आ गया, अब फिर मैं उसी में ही स्टिक अराउंड कर रहा हूँ, उसी में ही काम कर रहा हूँ आगे। तो ये बेसिकली मेरा इंटरेस्ट और उसकी ये जो एक्सपर्टीज थी वो मैंने वक्तन फवक्तन डेवलप की आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी नेटवर्क रिकॉग्निशन। जो मैंने बात की ना कि मैं टेक्सटाइल से क्यों मैं आ गया मेटल स्क्रैप की तरफ, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क था वो मेटल स्क्रैप के लोगों के साथ ज्यादा कनेक्टेड था एज कम्पेयर टू टेक्सटाइल्स। तो इसीलिए मैंने मेटल स्क्रैप को प्रेफर किया ओवर टेक्सटाइल्स। क्यों? कि वो उनके जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके साथ मेरी ज्यादा अच्छी नेटवर्किंग थी और मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट था उनके साथ कि मैं इनको ज्यादा चीजें प्रोवाइड करके दे सकता हूँ, और मैं मार्केटिंग जिस तरह मैं करना चाहता हूँ मेरे लिए ये ज्यादा सूटेबल नीश है। तो ये आपने देखना है सबसे पहले सेल्फ रिकॉग्निशन, फिर नेटवर्क रिकॉग्निशन के आपके नेटवर्क में किस किस्म के लोग हैं और वो आपके जो इंटरेस्ट हैं, एक्सपर्टीज हैं, उनके अकॉर्डिंगली कौन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ठीक, तो आपने उनके साथ ही प्लान अहेड करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्लोबल ट्रेंड रिकॉग्निशन। आपकी प्रोडक्ट जो है उसको आपने ये भी देखना है कि इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, जैसे मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है मेटल स्क्रैप से मैंने स्विच की प्लास्टिक स्क्रैप की तरफ, उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता था कि मेरे लिए पोटेंशियल जो है प्लास्टिक स्क्रैप में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेटल स्क्रैप, क्योंकि ये मार्केट काफी सैचुरेटेड है, ये काफी रिस्की भी है, इसमें पैसे ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, और इसमें एज अ ट्रेडर मेरी उतनी ग्रोथ नहीं हो सकती जितनी मैं शायद प्लास्टिक स्क्रैप में दे दूं। तो मैंने उसमें फिर स्टेप फॉरवर्ड किया और मैं उसके अंदर चला गया, क्योंकि मुझे जो ट्रेंड नजर आ रहा था कि हर चीज प्लास्टिसाइज हो रही है, प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो रही है, तो अब जो है ये इंडस्ट्री बूम ज्यादा करेगी। और इसमें मेरे लिए क्या पोटेंशियल है कि मेरे लिए बीइंग अ केमिकल इंजीनियर प्लास्टिक समझना आसान है, और फिर जो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कहीं से भी बिजनेस कर सकता हूँ, और ये भी एक वर्ल्ड वाइड मार्केट है जिसको मैं कहीं भी सेल कर सकता हूँ, और स्पेशली इंडिया है, चाइना है, बड़े इंपोर्टिंग कंट्रीज ये हैं। और ये भी हमने साथ में देखना कि हमारा ग्लोबली स्कोप क्या है, कि अगर मैं पाकिस्तान से सोर्सिंग कर रहा हूँ मुझे वो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगी, या मैं इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, टर्की या कहीं और से भी सोर्सिंग करूं तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि हमने तो अपने बेनिफिट को पहले देखना है, उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होती जाती हैं। ठीक है, हमारा एक लगाव होता है कि हम पाकिस्तान के साथ ज्यादा काम करें, लेकिन हमने उसको उसकी वजह से अपनी एग्जिस्टेंस को भी स्टेक पे नहीं कर देना। अब मैं भी काम करता हूँ पाकिस्तान के साथ, लेकिन लिमिटेड काम करता हूँ, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री पाकिस्तान में लिमिटेड है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत वास्ट है, तो उसमें हम ज्यादा काम कर सकते हैं अगर हम पाकिस्तान से करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद है कि दिस ऑल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक अवर डिसीजन अबाउट टारगेट निच। कि अब आपने क्या है, सबसे पहले देखना सेल्फ रिकॉग्निशन, आपकी अपने बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है, एक्सपर्टीज क्या है। नेटवर्क रिकॉग्निशन आपकी होनी चाहिए कि नेटवर्क में आपके किस किस्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कौन से बिजनेसेस करते हैं, किन पे आप ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उनका ग्लोबल ट्रेंड कितना अच्छा है, कि आप नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स अपने लिए क्या इमेजिन कर सकते हैं उस फील्ड के साथ जो आप चुनना चाह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो वो भी आप कर रहे हैं, वरना फिर हम सेकंड साइड पे हम चले जाएंगे। अच्छा, फराज भाई आपने बताया कि आप भी टेक्सटाइल से मेटल स्क्रैप में चले गए, ये सिर्फ नेटवर्क की वजह थी या इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन्स, या आपने देखा कि यार प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, या रिस्क ज्यादा है, या इस तरह की कोई मसाइल जो इनको जो मतलब सॉल्वेबल नहीं है ना, जिनका आपको इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते नहीं जिनके नहीं, लिए। सोल्यूशन तो उसके अंदर भी था, क्या नाम है, टेक्सटाइल्स के अंदर भी। लेकिन मुझे ज्यादा ये लगा था, मेरी जो रेटिंग थी वो ये थी कि मेरे लिए स्क्रैप ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल भी कह दें, और ज्यादा अच्छा मैनेजेबल है रिमोटली। अच्छा। इस वजह से फिर मैंने उस वक्त ज्यादा फोकस किया, लेकिन अब मैं फिर मार्केटिंग कर रहा हूँ टेक्सटाइल्स की दोबारा से। सही सही। अच्छा, चलें। मेरा सवाल है एक। तो टेक्सटाइल में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जिसकी वजह से आपने उसको
कंटिन्यू नहीं किया? उसमें जो चैलेंजेस थे ज्यादातर वो तो सप्लाई चेन की होती हैं ज्यादातर। और उसमें कह दें कि उस वक्त मेरी शायद सप्लाई चेन इतनी अच्छी नहीं बन पा रही थी जितनी मैं देखना चाह रहा था, तो मैंने फिर इसको फौरन स्विच किया कुछ अरसे के बाद कि इसमें शायद मैं उस तरह ग्रो ना कर सकूं फौरन। सप्लाई चेन यू मीन के आपके जो प्रोडक्शन सप्लायर्स हैं वगैरह, टाइम सप्लायर्स टाइम बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। बायर्स में ऐसा कोई इतना इशू नहीं हुआ। बायर्स तो देखें हर चीज के मौजूद है ना, वो तो वो मतलब हम्म। सप्लायर्स भी मौजूद है, लेकिन अपनी हमने विजिट देखनी है हाँ नेटवर्किंग सब। में क्या ऑप्शंस है। बायर्स और सेलर्स तो हर वक्त मौजूद। हम्म। अच्छा, इसमें मैंने जो एक चीज देखी है कि पाकिस्तान में जो लोगों को चैलेंजेस फेस किए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो ज्यादातर इश्यूज यही आते हैं जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान से, तो उसमें जो वर्कमैनशिप की क्वालिटी और उसमें वो काफी ज्यादा वो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपने एक बिल्कुल बड़ी ऐसे। अरेंजमेंट करनी होती है और एक पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है। वो खाम सिर्फ एक किसी एक बंदे की गलती की वजह से जो स्टिच कर रहा है फॉर इंस्टेंस, वो ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से आपके पूरी जो चेन है वो खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें अपने बायर्स और सप्लायर्स दोनों ही बड़े ध्यान से ढूंढने होते हैं। और जो भी बंदा मिलता है हमने उसको पूरे स्कैन प्रोसेस में से गुजारना है। ये आगे आएंगे पॉइंट्स ये वाले भी ना, इससे भी हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्न द चैलेंजेस एंड लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन योर चूजन निश। कि हमें कौन सी चीजें देखनी है और वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चल सकती है आसानी के साथ। तो वीडियोस मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर की थी जिसमें हमने कस्टम्स का सारा वो पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है वीडियोस में। आज थोड़ा सा उसी की रेपिटेशन भी होगी और उसमें दो तीन चीजें मजीद ऐड भी होंगी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी जो नीश हमने डिफाइन कर दी है, अपनी एक्सपर्टी, सेल्फ रिकॉग्निशन, नेटवर्क रिकॉग्निशन और ग्लोबल ट्रेंड रिकॉग्निशन के बाद, कि अब इसमें कस्टम्स क्या है, चैलेंजेस क्या हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, तो उसके लिए हमें एचएस कोड चाहिए। तो एचएस कोड ढूंढना कोई मसला नहीं है, आप गूगल भी कर सकते हैं। और वीडियो में भी इसको मैंने बताया है कि आप सोल टैरिफ नंबर फूंग डे जो वेबसाइट है उस पर जाके भी अपना एचएस कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। कस्टम एजेंट से भी आप पूछ सकते हैं, मतलब ये लिखे भी हैं मैंने पॉइंट यहाँ पे ताकि हमें जहन नशीन रहे कि कस्टम वेबसाइट पे भी हम जाके इसको ढूंढ सकते हैं। और कस्टम्स को डायरेक्टली भी हम कॉल करके या अपने किसी कस्टम एजेंट को भी हम बता के पूछ सकते हैं, बशर्ते हमें अपनी प्रोडक्ट का ट्रू नॉलेज हो और एग्जैक्ट नॉलेज हो कि ये किस चीज की बनी है। मैं आपको बताता हूँ कि कॉटन के बनी हुई टी शर्ट का एचएस कोड और है, पोलिएस्टर की बनी हुई टी शर्ट का एचएस कोड और है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी कंपोजिशन क्या है, प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट कंपोजिशन क्या है। इसके बाद आप एचएस कोड को जेनेरिकली भी फाइंड कर सकते हैं खुद से भी, और आप कस्टम एजेंट से भी पूछ सकते हैं, ठीक। तीसरा जो हमारे पास अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो कि आपने यूज करना है, वो है आपके सप्लायर्स। क्योंकि जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं एक्सपोर्ट करती हैं, उनको इन सारी चीज़ों का पहले से पता होता है कि उन्हें कौन से सर्टिफिकेशंस चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, उनका एचएस कोड क्या होगा, उनके और लीगल इश्यूज या लीगल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो जो एस्टेब्लिश बिजनेस होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों का वैसे ही पता होता है। लेकिन आपको इन चीज़ों से गो थ्रू होना है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जी आप बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सप्लायर से भी पूछ सकते हैं। या दूसरी साइड पे आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं अपने बायर से। अब अगर फर्ज करें आपको इन सारी चीज़ों का नहीं भी पता, तो आप अपने बायर को भी कह सकते हैं, जी आप हमें बताएं कि आप किस एचएस कोड के अंडर जो है इंपोर्ट करना चाहेंगे, आप किस सर्टिफिकेशंस को साथ में आपको ज़रूरी होंगी। तो ये चीज़ें हम कम्युनिकेशन में भी समझेंगे। अभी चूंकि ये पॉइंट आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, अव्वल तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपके पास हमेशा सप्लायर और बायर्स का एंड मौजूद है, जो कि अच्छे अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का पता होना लाजमी है, ठीक है। तो आप उनसे भी ये चीज़ें उगलवा सकते हैं, पूछ सकते हैं तरीके के साथ। तो इसके अलावा आजकल क्या आ रहा है, यूज गूगल और एआई के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं, मतलब वो चैट जीपीटी पे भी जाके आप देख सकते हैं कि क्या ये क्या बता रहा है। तो काफी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वहां भी आ जाती है।
और फिर जो वीडियोस हैं हमारी 3, उसके मैंने लिंक दे दी हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। ये मैं आपके साथ पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर करूंगा। 2 वीडियोस तो हमारी पुरानी है, ठीक है, वो फिर आप बार बार देखें क्योंकि वो उसमें प्रोडक्ट नॉलेज है। एक वीडियो इसमें नहीं है, और उसमें आपके थोड़ी सी मजीद नई चीजें होंगी जो आपके इस प्रोसेस को मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे जो कहते हैं कि मोर प्रैक्टिकल तरीके हैं वो आप ये कि खुद से भी आप सर्च करें अपनी नीश को डिफाइन करके। आपके जो सेलर्स हैं, सप्लायर हैं, बायर हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, सर्टिफिकेशन के हवाले से आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में यही बताया गया कि खुद कैसे ढूंढना है, ठीक? खुद कैसे ढूंढना है उसका तरीकेकार है हमारे पास, गूगल भी है, एआई भी है। एक तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ मजीद, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके साथ स्क्रीन नजर आ रही है आपको, वेबसाइट जो मैंने खोली है अभी? नई हाँ, वेबसाइट नहीं नजर आ रही। स्क्रीन तो आ वेबसाइट रही है, नहीं आ रही? प्रेजेंटेशन आ रही है नजर। अच्छा अच्छा, मैं वेबसाइट कर देता हूँ शेयर, ठीक है। फर्ज करें जी, आप कहते हैं हमने टेक्सटाइल्स में ही जाना है, और हम टेक्सटाइल में कोई सप्लायर हमें मिला है। अब जो है ना, हमने देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सप्लायर है, मतलब ये हमारी अपनी ही कंपनी है पाकिस्तान में जो बना रही है हुडीज, जिपर्स वगैरह। अच्छा, अब जो अच्छे या जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी सर्टिफिकेशन जरूर दी होती है कि इनके पास क्या सर्टिफिकेशन है। तो यानी कि ये बेसिक सर्टिफिकेशन जो ना हर एक एक्सपोर्टर के पास जो होनी चाहिए, वो ये सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर भी, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके लिए हमें पता नहीं चल सकता। आप किसी भी अच्छे सेलर या अच्छे बायर की वेबसाइट को जाके जब थॉरोली स्टडी करेंगे ना, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनके प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनके क्लेम्स हैं, कैसे इनकी प्रोडक्शन कैसी है, प्रोडक्ट्स कैसी हैं, क्या ये बनाते हैं, किन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब आपको सीआईडी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने सिंपली किसी भी बड़े कंपनी या किसी भी अच्छी कंपनी जो या किसी भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर की कंपनी को आपने जाके एक्सप्लोर करना है, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेट पे पड़ी हुई मिल जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं, प्रोसेसेस कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें। जैसे अब आपको अगर कुछ भी नहीं पता कॉटन प्रोडक्ट इसका, फ्लीस हुडीज वगैरह की प्रोडक्शन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके प्रोसेसेस में निटिंग है, फिर प्रोसेसिंग है, कटिंग है, प्रिंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, स्टिचिंग है, फिनिशिंग एंड पैकिंग है। तो आप अगर नहीं भी पाकिस्तान आके किसी फैक्ट्री में एक आधा महीना गुजार सकते, तो आप फिर भी इंटरनेट पे बैठ के भी इन सारे प्रोसेसेस को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मशीनरी भी आप देख सकते हैं कि मशीनरी कौन कौन सी ये यूज़ कर रहे हैं, किस किस्म की मशीनरीज यूज़ होती हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो बताने का मकसद है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, सिर्फ हमने उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अब ये प्रिंटिंग हो रही है तो आप देख सकते हैं इनके प्रिंटिंग यूनिट कैसा है, एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो एम्ब्रॉयडरी किस किस्म की मशीनों पे ये करते हैं, स्टिचिंग हो रही है तो स्टिचिंग में कौन कौन सी मशीनें यूज हो रही हैं। मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो तरीके बहुत ज्यादा हैं, असल में जो चीज पता होने की है वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, और आपने उसमें से क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अच्छा, मेरा फिर जो सवाल है हमारा, ये, जी जी, आप जर्मनी में फॉर इंस्टेंस इंपोर्टर आप ज्यादातर कैसे देख सकते हैं? एग्जीबिशन के थ्रू के कोई और भी तरीकेकार है? तो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं? अच्छा, एक वेबसाइट तो है हमारे पास, वेयर रिफर्ट वास, हु इज हु, ठीक है। इसमें हम टैक्स रीजन डाल दें, ये आपके सामने कंपनीज खुल जाएगी, ठीक है। अब आपने इनको वन बाय वन स्टडी करते जाना है, ये करते क्या है, मंगवाते हैं नहीं मंगवाते। हो सकता है आपको कॉल करके भी पूछना पड़े। तो ये है कि आपका एक बेसिक डाटा आपने जमा करना है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, एग्जीबिशंस के ऊपर जाके भी, वे के ऊपर भी। इसके अलावा आई गेस के यूरोप पेजेस भी स्टिल काम कर रही है।
ठीक है, इस पे आपके पास यूरोप पूरे का डाटा मिल जाएगा आपको मुख्तलिफ निशेस के अंदर। तो इसमें आप मल्टी लिंगुअल तरीके से भी फाइंडिंग कर सकते हैं, इंग्लिश में, जर्मन में। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, असल में टारगेट क्या करना है आपने, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी हमें पता हो कि क्या करना है और उसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इसलिए मैं चीज़ों की डेप्थ में उतना जा रहा हूँ जितना कि अभी के लिए हमारे ज़रूरी है। ठीक है, अब ये टेक्सटाइल में मैं कर देता हूँ। टी शर्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, इस पे आप अब कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश भी इवन यहाँ पे लिस्टेड हुआ हुआ है, पाकिस्तान भी है, 14 कंपनीज पाकिस्तान की भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो अच्छा, ये चीज ध्यान में रखें कि आपको ना कोई भी ऐसा डाटा नहीं मिलेगा जिसपे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने कौन से इंपोर्टर हैं। तो लेकिन चूंकि मेजोरिटी टेक्सटाइल की इंपोर्ट ही कर रही है, तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा इंपोर्टर होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इंपोर्ट नहीं भी करते, वो लोकल बाइंग भी करते हैं। तो ये आपने खुद से फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं और कौन सी कंपनीज इंपोर्ट नहीं कर रही, लोकल बाइंग कर रही हैं। और उसका तरीकेकार यही है कि आप उनको फोन करके बातचीत करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। या एक सेकंड ऑप्शन ये होती है कि पाकिस्तान में जो सप्लायर्स हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे ये किन किन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है, जो पुराने ब्रांड्स इनके साथ अटैच है वो इतनी जल्दी आपको एंट्रेंस नहीं मिलती। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और पेमेंट टर्म्स क्या होती है। अच्छा, जो पेमेंट टर्म्स है इसको हम कहते हैं इनको टर्म्स। ठीक है, इनको फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम कहते हैं इनको टर्म्स। तो इसमें डिफरेंट किस्म की इनको टर्म्स यूज होती हैं जिनका हमें पता होना जरूरी है। ये मैं आपके सामने ये भी दिखा देता हूँ आपको इनको टर्म्स भी, लेकिन उससे पहले ये कि हम मोड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इसको अच्छी तरह से समझें कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद होती हैं और कैसे हमने जो ना सही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज करना है। ठीक, इसके लिए मैं ये एक दूसरी स्लाइड है वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अच्छा, ये हो रहा है स्टार्ट हमारे पास इंको टर्म से। हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलें कि डिफरेंट 11 डिफरेंट किस्म की इंको टर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। इसकी वीडियो भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग उसको भी बार बार देखें। अभी हम एक दफ़ा गो थ्रू कर देंगे ये कौन सी 11 टर्म्स हैं जो कि मौजूद हैं। अच्छा, अब जो है इंको टर्म्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखें आप चीजें इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ, तो हमने ये समझना है कि कौन से इनको टर्म्स कौन सी ट्रांसपोर्टेशन मोड में वैलिड होंगी और कौन से इनको टर्म कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैलिड होंगी। तो जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है इनको टर्म्स फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दीज इनको टर्म्स आर कॉमन अक्रॉस ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रोड, रेल, एयर, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, हमारे पास चार ही जरिए हैं अभी तक, रोड, रेल, बाय एयर और बाय सी। तो इन चार मोड्स के लिए हमारे पास कुछ इंकोटर्म्स हैं जो इन चारों के लिए इक्वली गुड है, इक्वली वैलिड है। फिर हमारे पास कुछ इंकोटर्म्स हैं जो कि सिर्फ सी और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वैलिड होती हैं और बाकी चीज़ों के लिए हमें डिफरेंट इंकोटर्म्स यूज करनी पड़ती हैं। अच्छा, इंकोटर्म्स जो है हमारी वो बेसिकली हम उनको देख लेते हैं। जो 11 इको टर्म्स हमारी टोटल है और 7 इको टर्म्स जो है ना उनको हम किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे लिस्टेड है। इनकी मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दी है, इनकी जो डिटेल फॉर्म है वो नेक्स्ट पेजेस पे आती जाएगी। ठीक, ये आपने ये देखना कि एक्सवर्ड, एफसीए, फ्री कैरेज, सीआईपी है, सीपीटी, डीपीयू, डीडीपी, डीएपी। अब ये होते क्या है? एक्सवर्क स्टैंड फॉर एक्सवर्क्स, मतलब EXW स्टैंड फॉर एक्सवर्क्स। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर इनको टर्म के साथ सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है? तो ये हमने बड़ा जरूरी है देखना
कि हम कौन सी इंकोटर्म यूज कर रहे हैं, उसमें सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें ट्रेडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें बीइंग एन एजेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो पहली जो इंकोटर्म है हमारी वो है एक्स वर्ड। एक्स वर्ड पे क्या होता है कि जो सेलर है वो आपको कहेगा जी मेरे पास ये चीजें मेरी फैक्ट्री में पड़ी हैं, मेरे यार्ड पे पड़ी हैं, आपने यहाँ से खरीद ली और फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। वो किसी किस्म की जिम्मेदारी का जिम्मेदार नहीं है। अगर आपकी गुड्स रास्ते में डैमेज हो जाती हैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपका ट्रक या आपका कंटेनर जब फैक्ट्री या यार्ड पे जाएगा वो उसको लोडिंग करवा देगा। ठीक है, इतनी सी जिम्मेदारी है उसकी। उसके अलावा उसकी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे वो आप एक्सपोर्ट करें चाहे वो आप इंपोर्ट करें, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी पे होगा। सेलर का उससे कोई लेना देना नहीं है। In an ex-work contract, all the risk is borne by the buyers themselves। यानी कि जो भी बंदा बाय कर रहा है एक्स वर्क बेसिस के ऊपर वही सारा रिस्क उसका कवर करेगा। Any damage to the goods will have liability for the buyer and not for the seller। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉमन फॉर डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, ये हम जनरली यूज करते हैं विद इन यूरोप के अंदर, विद इन जर्मनी के अंदर, विद इन यूरोप के अंदर। और एक्सपोर्ट वगैरह या इंपोर्ट में हम कोशिश करते हैं कि हम एक्स वर्क में ना जाए, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी हम सप्लायर के ऊपर दें, ताकि सप्लायर चीज़ों की जो है अच्छी तरह से पैकेजिंग करे, अच्छी तरह से ट्रांसपोर्टेशन करे और उसको पता हो कि ये उसका रिस्क है, अगर कोई चीज़ खराब निकलती है तो उसका रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक बेसिक फर्क है एक्स वर्क का, कि एक्स वर्क जो है सबसे कॉमनली यूज होती है डोमेस्टिकली। ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क जो है वो बायर का सबसे ज्यादा रिस्क होता है, सेलर का रिस्क इसमें मिनिमाइज हो जाता है। जो दूसरा हमारा मेन है वो अच्छा, है मेरा फ्री सवाल कैश। है यहाँ पे, जी जी। सॉरी। जब आप सेलर का रिस्क नहीं है तो बेसिकली जो सप्लायर है वो भी तो सेलर के एंड पे ही है ना। जाहिर बात है आपका सेलर सप्लायर जो है सेलर ही है। तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं होगी, वो बेसिकली तो मैन्युफैक्चरर तो वही है ना। देखिए वो आपको सिर्फ ये कहेगा जी मेरी चीज की क्वालिटी ये है। अब वो रास्ते में जाते डैमेज हो जाए वो तो उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती, वो क्वालिटी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन चीजें किस हाल में पहुंच रही है उसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके। ठीक हो गया। जो दूसरा है हमारा वो है FCA, फ्री कैरियर। फ्री कैरियर मींस दैट अ सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू another carrier or entity that the buyer decides। In an FCA contract, the seller is responsible for transporting the goods to a specified location that can either be a buyer's warehouse, freight forwarder's warehouse or a particular port or terminal। तो इसमें ये है कि FCA में जो आपका सेलर है, जो सप्लायर है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको चीजें पहुंचाएगा इनलैंड, अपने ही कंट्री के अंदर जहां पे वो मौजूद है। अगर वो पाकिस्तानी सेलर है, सप्लायर है, तो वो पाकिस्तान में ही आपको किसी जगह पे चीजें पहुंचा देगा। अगर वो आपका जर्मन या यूरोपियन सप्लायर है, वो आपको जर्मनी या यूरोप में ही कहीं पे चीजें पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो चीजें अच्छी तरह से पहुंचे, डैमेज ना हो। तो इसमें आप देखेंगे द सेलर इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन under the specified location of delivery। The risk until the point of delivery is borne by the seller। Point of delivery तक, once the seller delivers the goods at any transportation or damage cost must be borne by the buyer। एक दफा चीजें आपके पास आ गई, आपने उतार दी, फिर आपकी जिम्मेदारी वहां से शुरू हो जाएगी। ये इसमें बेसिक एक फर्क है एक्स वर्ड का और FCA का। ठीक है, अच्छा इसमें ना मैं तीन से चार मेन जो है ना उनको डिस्कस करूंगा। बाकी ये सारी वीडियो के अंदर मौजूद है, वो वीडियो लिंक आपको दूंगा, आप उसको भी गो थ्रू करिएगा। लेकिन जो मेनली यूज होती है ना हमारी, वो हमारी होती है एक्सवर्ड, FCA और आगे चल के आएगी C&F। DDP भी हम करते हैं, DDP भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। DDP से मुराद है डिलीवरी ड्यूटी पेड। ठीक, that means that the seller is responsible for the entire delivery process। सेलर आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेगा, सेलर आपके लिए ड्यूटी भी पे करेगा,
सेलर आपके लिए वैट वगैरह भी सारा पे कर चुका होगा। अंडर अ डीडीपी कॉन्ट्रैक्ट द सेलर बियर्स all the risks of transporting and delivering the goods to exactly where the client wants। ठीक है, इसमें आपको वो अक्रॉस द बॉर्डर भी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा। अगर पाकिस्तान से वो आप उसको कहते हैं जी हमें डीडीपी दें, वो आपको यूरोप में भी डीडीपी बेसिस पे पहुंचाएगा चीजें। डीडीपी इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ एक्सवर्ट। ठीक है, इसमें बायर की अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सेलर के ऊपर है। while in expert most responsibilities are borne by the buyer, इन डीडीपी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बोर्न बाय द सेलर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए कि हमने कब एक्सवर्क यूज करना है, कब डीडीपी यूज करना है, कब एफसीए यूज करना है, तो हमें उसमें क्या फायदे होंगे या क्या नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब जो चूंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए जो मेनली सेकंड कैटेगरी है इनको टर्म्स फॉर वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट, वो भी मैटर करेंगे कि उसमें क्या क्या आ जाता है। उसमें हमारे पास चार मेन चीजें हैं, एफएएस, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ। एफएएस से हम स्टार्ट करते हैं। एफएएस इज फ्री अलोंग साइड शिप। अच्छा, ये वर्ड बड़े मैटर करते हैं। अब आप ना ये देखना है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन की गई है और इसके बहुत ही प्रिसाइज मानी है। फ्री अलोंग साइड शिप contract says the goods are delivered alongside the vessel at the required destination port। यानी कि आपका जो सेलर है वो आपको अगर कहता है मैं एफएएस दूंगा, इसका मतलब है वो शिप तक वो चीजें पहुंचाएगा, शिप के अंदर नहीं। अंदर जाने की जो कॉस्ट है वो आपने दे दी, ठीक है, शिप के बाहर तक वो पहुंचा देगा, लेकिन शिप के अंदर क्योंकि शिप में जाने की फीस पड़ती है, तो वो फीस जो है वो आपने बियर करनी होगी। उसे हम कहते हैं टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, टीएचसी होते हैं वो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। अगर हमारा सेलर कहता है कि वो शिप के अंदर पहुंचाएगा, इन दैट केस टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस वो पे करता है। अगर वो कहता है कि वो आपको एफएएस अलोंग साइड शिप देगा, इसका मतलब है वो शिप के बाहर आपको देगा, तो फिर आपने टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस खुद बेयर करने हैं। तो ये आपकी कॉस्ट में 200-300 यूरो का इजाफा हो जाता है इसके साथ ही। इसमें क्या होता है कि अ सेलर इंश्योर्स दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड alongside the specified vessel on time। A buyer on the other hand should have a contract with the shipping line ready to ensure a smooth transfer of goods। ठीक है, यहाँ से अब आपने देखना है कि आपकी पहले से बात हुई होनी चाहिए शिपिंग एजेंट से कि जी हमारा कंटेनर आएगा या हमारा माल आएगा और यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ से आगे आप इसको फौरी उठा के शिप के अंदर डालना ताकि स्टोरेज कॉस्ट ना हमें पड़े। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि आप एफएएस कर रहे हैं, तो एफएएस में टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस आपको बेयर करनी है। अगर आप वो बेयर नहीं करना चाहते, उसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप एफओबी करें। ठीक है, अब दोबारा अल्फाज को देखें कि फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड से क्या मुराद है कि द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स ऑन बोर्ड द शिपिंग लाइन स्पेसिफाइड बाय द बायर एट द डेस्टिनेशन पोर्ट। के शिप आप उसे बताएंगे, लेकिन जो सेलर है वो गुड्स को जो है शिप के अंदर पहुंचाएगा। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क एंड कॉस्ट वंस गुड्स आर ऑन बोर्ड ऑन शिप। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बायर तब शुरू होगी जब जब गुड्स जो है शिप के अंदर आ चुकी होंगी एफओबी के तहत। एफओबी में buyers have to face all the risks and costs involved once the goods are on board the shipping line। एज अ बायर यू मस्ट कीप एक्यूरेट ट्रैक ऑफ योर शिपमेंट। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपकी जो कॉस्ट है और रिस्क है तब स्टार्ट हो जाएगा जब आपका कंटेनर या आपकी गुड्स शिप के अंदर आ गई हैं। तो इसलिए ट्रैकिंग आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन हो सेलर के साथ भी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ भी, कि मटेरियल कहाँ पे है, कैसे कैसे उसकी ट्रांजिशन होगी। तो ये सारी चीजें आपको इन एडवांस पता होनी चाहिए। तो एफएएस स्टैंड्स फॉर फ्री अलोंगसाइड शिप। इसमें आपको टीएचसी टर्मिनल हैंडलिंग है। एफओबी में आपके जो टीएचसी है टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस वो आपका सेलर पे करता है, क्योंकि उसने एफओबी आपको एग्री किया और वो शिप के अंदर चीजें पहुंचाएगा। अब टर्मिनल के ऊपर जितनी भी कॉस्ट है सारी वो बेयर कर रहा है। इस पे अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है सी एफ आर, कॉस्ट एंड फ्रेट। इसको हम सी एंड एफ भी कहते हैं, सी एफ आर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द फ्रेट ऑन बोर्ड
एंड बियर्स द फ्रेट कॉस्ट अंटिल द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। इसमें जो आपका सेलर है वो आप उसे कहेंगे जी मुझे आप प्राइस दें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से बाय करता हूँ और यो जर्मनी मंगवाना चाहता हूँ, तो आपका सेलर आपको C&F हैम्बर्ग प्राइस देगा, हैम्बर्ग पोर्ट की प्राइस देगा अगर बाय शिप आ रही है चीज़ें। अगर बाय एयर आ रही हैं फिर वो आपको C&F फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, म्यूनशन एयरपोर्ट या कोई और एयरपोर्ट उसकी C&F प्राइसेस देगा। यानी कि C&F प्राइसेस मींस कि आपका जो सेलर है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके उसमें आपके जुम्मे क्या है कि आपने जो ड्यूटीज हैं, लोकल ड्यूटीज हैं एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो आपने बेयर करनी है। और आपका जो सेलर है वो आपको चीज़ें पहुंचाएगा आपकी कही हुई एक्सटर्नल डेस्टिनेशन पे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन जो भी आप उसे बताएंगे। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को प्राइस देता हूँ C&F लमशबंग जो थाईलैंड की पोर्ट है, तो मैं उनको C&F लमशबंग की प्राइस देता हूँ और उनकी जो मटेरियल्स हैं मैं बाय करता हूँ अपने सेलर से एक्स वर्क बेसिस के ऊपर। फिर मैं अपना कंटेनर उनको सेंड करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सारी मैं बेयर करता हूँ और फिर उस प्राइस को मैंने कैलकुलेट करके अपने कस्टमर को दी होती है कि जी आपने मुझे C&F लमशबंग की ये प्राइस पे करनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वर्क फ्लो बनता है। और इस पे आपकी जो फ्रेट ये जो इनको टर्म्स हैं ये बहुत मैटर करती हैं आपके लिए कि आपने किन इनको टर्म्स को और किन इनको टर्म्स के साथ आपने अपनी प्राइस कैलकुलेशन की है। ये आपकी प्राइस कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या चीज है कि बायर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाइल द सेलर बेयर्स फ्रेट कॉस्ट, द रिस्क पासिस ऑन टू द बायर वंस द फ्रेट इज ऑन बोर्डेड। ठीक है, तो इसमें आपका जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाता है, सेलर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर के ऊपर जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम है। उसको भी हम कवर कर सकते हैं बीइंग अ सेलर बीइंग अ बायर। उसकी कवर करने की तरीका ये है कि हम CIF कर दें, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, CFR के अंदर इंश्योरेंस नहीं होती गुड्स की, तो उसमें स्टिल हमारा रिस्क होता है। ठीक है, लेकिन ये कि मैं भी 10-12 साल से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ कि मुझे CFR करके कोई परेशानी हुई हो। लेकिन अगर आपकी गुड्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, जैसे फर्ज करें आपका कंटेनर 1 लाख यूरो का है, 2 लाख यूरो का है, तो उसमें डेफिनेटली आप CIF पे जाएंगे, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट के साथ। इट्स सेम लाइक CFR। आपका वर्क प्रोसीजर वही है कि आपको आपका सेलर एक्स CFR प्राइसेस देगा हैम्बर्ग पोर्ट के लिए, म्यूनिख पोर्ट के लिए या फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के लिए। और उस पे एडिशनली क्या होगा, only difference between CIF and CFR is that the seller needs to provide a minimum insurance amount for the goods। तो इसमें चीजें इंश्योर्ड भी हो जाती हैं। तो ये आपने देखना कि किस वक्त आपकी जो वर्थ है गुड्स की वो इतनी ज्यादा कि आपको इंश्योर करवाने की जरूरत है और किस वक्त आपको इंश्योर करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली हमने 5 इनको टर्म्स को स्टडी किया है जिसमें एक्स वर्क है, FCA फ्री फ्री कैरियर है, और तीसरी हमारे पास थी DDP डिलीवर ड्यूटी पेड, और चौथी हमने की थी FOB फ्री ऑन बोर्ड। फिर हमने FAS किया फ्री अलोंग साइड शिप। फिर CFR और CIF हमने साथ हमने देखी है थोड़ी थॉरोली। इनको वीडियो के अंदर भी मैंने काफी डिटेल में भी बताया, लेकिन मेन चीजें जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं इस वक्त कि मेन जो चीजें आपने कवर करनी है वो आपने देखना है कि आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ती है किसी भी इनको टर्म के साथ, ट्रांसपोर्टेशन में क्या फर्क आता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ शुरू होती है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आपने कब कब गुड्स को इंश्योर करवाना है। जी, इस वजह से कोई सवाल है तो इसको भी हम कर देते हैं। अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ ये कहना चाहूंगा कि ये टर्मिनोलॉजी अगर केस वाइज हो जाती है, एग्जांपल्स के साथ होती तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग शायद डेवलप हो सकती। अभी शायद ये बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज हो गई, एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ लिटिल बिट। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम टू ग्रास्प इट ना, क्या 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 चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। और जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली
ये म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं कि ये स्पेसिफाइड हर कंपनी ने, हर ट्रेडर ने, हर सेलर ने या बायर ने अपने ये खुद रेफरेंस से डिफाइन करनी होती है, ये म्यूचुअली डिफाइन होती हैं, सेलर बायर ट्रेडर सब मिलके डिफाइन करते हैं इसको। सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन ना। एग्जैक्टली बिल्कुल, जैसे अच्छा। पार्ट ऑफ निगोशिएशन उसके तरतीब से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे अगर कोई मुझे ऑफर करता है CFR प्राइसेस के ऊपर ना, कि वो मुझे लमशबंग पोर्ट पे कोई मटेरियल देता है CFR बेसिस के ऊपर, ठीक है। इस पे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा मार्जिन अगर कम भी है तो मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें मेरा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसमें सारा रिस्क जो है, कस्टम का रिस्क है, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क है, वो मेरा सेलर मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो इस पे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जितनी भी कोई अगर कोई खुदा ना खासा ऊंच नीच होती है रास्ते में, उसकी जिम्मेदारी सेलर के ऊपर है। तो मैं अपना मिनिमम सा प्रॉफिट रख के भी मैं कहता हूँ इट्स फाइन। लेकिन अगर कोई सेलर मुझे कहता है जी आपने एक्स वर्क खरीदना है, या वो मुझे जर्मनी के अंदर FOB दे देगा लेकिन कस्टम्स उसमें शामिल नहीं कर रहा, तो फिर मुझे अपना कस्टम का रिस्क कवर करना पड़ता है कि इन केस अगर मेरा कंटेनर रुकता है तो मैं इसमें कितना प्रॉफिट मेरा हो कि मैं इसमें बच सकता हूँ या मुझे फिर भी कुछ फायदा हो। तो इसको इसको हमने थोड़ा सा ना कवर करना होता है, देखता होता है कि हमारा रिस्क कितना इन्वॉल्व है, उस रिस्क के अगेंस्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है या नहीं अच्छी। अच्छा, सही। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए आपको केसेस को समझना जरूरी है, फिर ही आप बेसिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेड के ऊपर। देखिए केसेस तो सिंपल है ना, आपने एक चीज उठाई, अब आपने उसको ट्रांसपोर्ट की, शिप की, कस्टम हुई और वो पहुंच गई। नहीं, इसमें दो चीजें ना कि आप यहाँ तो आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप किसी एक तरफ जाएंगे ना, मतलब आपको बहुत सारी चीजों का नहीं समझ में आ रहा कि टर्मिनोलॉजीज तो टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को देख रहे होते हैं तो कुछ चीजों के बेनिफिट्स भी हैं, कुछ चीजों को आपने मिडिल ग्राउंड में डिसीजन लेने हैं। कुछ बंदा दूसरा दूसरी साइड पे जो बंदा है, जो आपका ओपोनेंट है, उसके भी कुछ कंसर्न्स होंगे, उसकी भी कुछ वैलिडिटीज होंगी, वो उस रेफरेंस से आपने कोई मिडिल पॉइंट पे आना है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें आती है ना, तो केसेस के लिए मैं इसलिए कह रहा था कि वो आप जब केसेस को समझ लेते हैं तो शायद थोड़ा सा टैसिक नॉलेज डेवलप हो जाता है कि ये चीजें इस तरीके से हैं तो इससे अवॉइड करना है और इस तरफ जाना है। देखिए सबसे पहले तो जरूरी है ना आप इन चीजों को ग्रैस्प करें हम्म। कि ये क्या है। केसेस हमारे सामने ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाने हैं। जैसे अभी वो फरहान बात कर रहे हैं ना, तो पहला केस तो हमारे पास मौजूद है। ठीक है? तो उस पे हमने म्यूचुअली ही थिंकिंग करनी है कि अब हम इस पे क्या करें, ठीक है। वो केसेस हम आप नहीं सॉल्व करने हैं केसेस, आप ना वो भी आएंगे, वो एक्सरसाइज हम बाकायदा करेंगे इस चीज की। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इसको ग्रेस्प करें, इस टर्मिनोलॉजी को, इसको समझें, इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और फिर हम इसको केस स्टडी खुद जनरेट करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अभी तो आप देखें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ये, जो कि अभी आपका प्रोसेस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है ये सारी अभी तो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मोड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को भी स्टडी कर लेते हैं, ताकि ये भी चीज़ें हमें पता चल जाए कि कौन कौन से मोड्स हैं मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं या करेंगे। तो इसमें बाय एयर है, बाय सी है, बाय बाय लैंड है यानी बाय रोड है। तो उसमें रोड में रेल्स भी आती हैं, ऑफ रोड भी आती है ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा पाइपलाइंस हैं, केबल ट्रांसपोर्ट है, स्पेस ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ये हमारे मोड में अभी शामिल नहीं है। हमारे मोड में बेसिकली ऑफ रोड है, मतलब ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवेज है और वाटर ट्रांसपोर्ट है। हमारे लिए अभी ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। अच्छा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए वो समझते हैं कि अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है तो उसमें हम कंटेनर्स के साथ काम करते हैं। कंटेनर्स हमारे पैकेजिंग होती यूनिट होते हैं पैकेजिंग के। तो उसमें हमने ये देखना है कि क्या साइज है और क्या वेट है जो हम लोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, हर कंटेनर की अपनी एक कैपेसिटी है। उसमें बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो लिमिटेड वॉल्यूम है, बाय वेट अगर हम देखें तो उसमें भी लिमिट्स अप्लाई की हुई हैं। कस्टम्स वालों ने इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन रूल्स बने हुए हैं हर मुल्क के, जो बताते हैं जी आपने इससे ज्यादा हैवी कंटेनर नहीं सेंड करना क्योंकि रोड डैमेज होते हैं। ठीक, तो वो आपको हर मुल्क का जो है
उनका जो ट्रांसपोर्ट एजेंट है वो आपको बता सकता है। आप उनसे चेक करेंगे कि जी हमें कितनी वेट अलाउंस है, अलाउंस मौजूद है, हम इसमें कितना वेट अलाउड जो लोड कर सकते हैं, ये वैलिड होगा उस आइटम्स के लिए जो हैवी हैं। जैसे मेटल स्क्रैप हैवी होता है, उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हमारा कंटेनर 25 टन या 28 टन से ज़्यादा ना हो। वेयर एज के जो प्लास्टिक स्क्रैप है उसमें इतना वजन होता ही नहीं है, उसमें 20 22 25 टन मैक्सिमम हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह टेक्सटाइल्स में चले जाएं तो टेक्सटाइल्स में भी नॉर्मली इतनी हैवी वेटेज की प्रोडक्ट्स नहीं होती। तो ये आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का वेट क्या है, साइज क्या है, वो बाय वॉल्यूम जाएगी या बाय वेट जाएगी। आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड नेचर में है। हमारी जितनी चीज़ें हैं वो तो ज़ाहिर बात है ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन स्टिल अगर कोई केमिकल्स करना चाहता है तो उसका वो लिक्विड नेचर में होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। इसी तरह आ जाता है डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कार्गो, कि इसका स्टैंडर्ड्स क्या हैं इसके, ठीक है, इसके कौन सी पैकेजिंग चाहिए, कौन से इसको कंटेनर्स चाहिए। कंटेनर्स की भी काफ़ी सारी किस्में हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लिंक्स दिए हुए हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, वो आपको मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा ताकि आप उन कंटेनर्स को उन लिंक्स के थ्रू जाके खुद भी इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, द मोस्ट 8 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, इसमें वही चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, साइज एंड वेट ऑफ द लोड, सॉलिड और लिक्विड नेचर, डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और द वेबसाइट टाइप। वेबसाइट नहीं हमें नजर आ रही। अच्छा, वेबसाइट नहीं आ रही, चलिए मैं रीशेयर कर देता हूँ। अब आ रही है? जी बिल्कुल। आ रही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि टाइप्स ऑफ कंटेनर्स कितने हैं, 8 हैं। ड्राई स्टोरेज कंटेनर जिसमें ड्राइड चीजें जाती हैं, फ्लैट रैक कंटेनर, ओपन टॉप कंटेनर, ओपन साइड स्टोरेज कंटेनर, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, आईएसओ टैंक्स, हाफ हाइट कंटेनर, स्पेशल पर्पस कंटेनर्स। तो हमारा जो मोस्टली यूज होता है, हम तो ड्राई स्टोरेज कंटेनर यूज करते हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको नॉलेज हो कि क्या कुछ हो रहा है, कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं दुनिया के अंदर, जिसके लिए ये 8 किस्म के डिफरेंट कंटेनर्स यूज किए जा रहे हैं। ड्राई स्टोरेज कंटेनर में 3 किस्म के कंटेनर्स हैं। 20 फीट लेंथ है उसकी, 40 फीट लेंथ है या 45 फीट लेंथ है। नॉर्मली प्लास्टिक स्क्रैप में 40 फीट कंटेनर ज़्यादा यूज होते हैं, मेटल स्क्रैप में 20 फीट कंटेनर ज़्यादा यूज होते हैं। टेक्सटाइल्स के अंदर ये दोनों कैटेगरीज ही ज़्यादा यूज होती हैं, 20 फीट भी, 40 फीट भी, डिपेंडिंग ऑन के आपकी गुड्स की पैकेजिंग क्या है, कितना वेट है उनका और वो कैसे हैंडल होंगे। फिर फ्लैट ट्रैक कंटेनर है जो कि बिल्कुल मतलब ओपन है साइड से, लेकिन उसमें ये हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन जस्ट शोइंग यू कि आपको पता हो कि ये भी चीज़ें मौजूद हैं। फिर ओपन टॉप कंटेनर हैं जिनकी ऊपर से छत खुल जाती है और आप ऊपर से लोडिंग कर सकते हैं। ये स्पेशली यूज होता है हैवी मशीनरी के लिए, जो आप सामने से एंटर नहीं कर सकते, बल्कि आप क्रेन्स के साथ ऊपर से ही कंटेनर के अंदर डाल देंगे। तो ये हैवी मशीनरी के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, या बड़े साइज की चीजें हो जो कि गेट के थ्रू जानी मुश्किल है और वो छत के थ्रू जानी आसान है। फिर इसी तरह ओपन साइड स्टोरेज कंटेनर है कि जिनकी एक साइड खुली होती है, वो साइड से भी लोडिंग कर देते हैं। फिर रेफ्रिजरेटेड आईएसओ कंटेनर्स हैं, जैसे फूड आइटम्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, फिश आइटम्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स यूज़ करें। आईएसओ टैंक्स हैं, जैसे हमने बात की हम पेट्रोल कर रहे हैं या केमिकल्स कर रहे हैं तो उसमें हमें आईएसओ टैंक्स चाहिए होंगे जिनमें हम स्टोरेज कर सकें अंडर सर्टन प्रेशर, सर्टन टेम्परेचर। तो उसके लिए डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ करेंगे। फिर हाफ हाइट कंटेनर्स होते हैं कि जो होते तो ड्राइड है, लेकिन चूंकि इसके उसमें हमें फुल हाइट दरकार नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें हैं जैसे गुड्स लाइक कोल, स्टोन्स, और जिसमें हमें ऊपर का स्पेस वैसे ही नहीं मैटर करता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका साइज कम कर दिया कि एक स्पेस के ऊपर 2 कंटेनर आराम से आ सकते हैं। हाफ हाइट कंटेनर्स जो हैं जिनका नॉर्मल 2 को मिला के एक बड़ा कंटेनर का साइज बनता है। लेकिन ये क्यों करते हैं, जैसे मैं बताया कि ये हैवी चीज़ों के लिए, हैवी गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर स्पेशल पर्पस कंटेनर्स हैं जो कि आप कस्टमाइज बनवा सकते हैं। अगर आपकी चीज़ कोई ऐसी है कि जो नॉर्मल कंटेनर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, तो उसमें हम स्पेशल पर्पस कंटेनर्स भी बनवा सकते हैं। ठीक? तो बेसिकली
इस तरह से मतलब हम इतनी चीज़ों का हमें नॉलेज चाहिए कि हमें कौन सी गुड्स हैं, उसकी शेप क्या है, पैकेजिंग क्या है, बाय वॉल्यूम है, बाय वेट है, और उसके बाद फिर हम डिसीजन करते हैं जी हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम देख, हमारा एक सेक्टर रह गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारा पेमेंट्स का क्या तरीकेकार होगा। अच्छा, इसमें एक चीज पहले हम कर रहे हैं, पेमेंट से पहले जो ज्यादा जरूरी है आज के टॉपिक के हिसाब से, कि हमने बायर और सप्लायर को कैसे चूज करना है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा ये बता दें कि ज्यादा तो नहीं हो गया, ताकि फिर हम आज इसको यहाँ पे रोक दें, क्योंकि फिर ज्यादा करने का फायदा नहीं होगा अगर आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि काफ़ी नॉलेज है जिसको अब्जॉर्व करने में टाइम लगेगा अभी। जी जी, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें आज हो गई हैं हमारी, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसलिए ये मैं नहीं पेमेंट चाहता कि बहुत मेथड्स आप किस चीज का बताने लगे थे अभी? पेमेंट मेथड्स जो हम यूज करते हैं। अच्छा, ठीक। फॉर द डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन के फॉर द लिए। डिलीवरी, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है। ठीक है, तो इससे मैं पूछा कि अभी मेरा ख्याल फिर हम रोक देते हैं, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में कर देंगे, क्योंकि चीज़ें तो यही हैं जो बार बार आएंगी, रिपीट होती जाएंगी, तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो समझने की चीज़ थी हमारे लिए, प्रोसेसेस को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती क्या है, इसमें प्रोसेसेस क्या है, इसमें रिस्क कहाँ पे है, क्योंकि असल चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं, असल चीज़ है हमने रिस्क को कवर करना है। जब तक हमारा रिस्क मिनिमाइज नहीं होगा, हम प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं जा सकेंगे। हम हर जगह पे यही होगा, कहीं पे कोई गलती करेंगे, कहीं पे कोई रिस्क अनकवर्ड हम छोड़ देंगे, तो वहां हमें कोई ना कोई फाइन पड़ जाएगा, कोई ना कोई पेनल्टी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से हमने जितना प्रॉफिट सोचा होगा वो हो सकता है हम माइनस में चले जाए। तो जब तक हम रिस्क को अच्छी तरह कवर करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए प्रॉफिट को जनरेट करना। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या है कि हम अपने टारगेट्स को डिफाइन करें, प्रोडक्ट्स को डिफाइन करें, उसके बारे में जो चैलेंजेस हैं, जो लीगल इश्यूज हैं, उनको समझें, उनके बारे में हम अपनी थॉरो स्टडी करें, और उसमें जो मजीद रिस्क इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के, पेमेंट्स के, उनको हम समझें और अडॉप्ट करें। और उसमें हमने ये देखना है कि नीश डिफाइन करने के लिए हमने अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन, हमें अपने इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, अपनी सलाहियतों को देखना है, हमने कितना उन्हें अपलिफ्ट करना है। फिर हमारे जो सराउंडिंग है, नेटवर्क है हमारा, उसमें हमारे जानने वालों में कौन लोग हमें क्या सर्विसेज, क्या चीज़ें दे सकते हैं, और ग्लोबल ट्रेंड क्या है, ये बहुत मैटर करता है। आपने जो भी चीज़ डिफाइन करनी है, फाइनल करनी है, उसमें ग्लोबल ट्रेंड देखना कि मेरे नेक्स्ट 5 to 10 years इस प्रोडक्ट या इस नीश के साथ मैं क्या ग्रोथ दे सकता हूँ। जैसे टेक्सटाइल नेवर एंडिंग नीश है, ठीक है, तो इसमें आपने देख देख सकते हैं कि टेक्सटाइल में कौन सी ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज्यादा आसानी से या ज्यादा लॉन्ग लास्टिक चले चले, और जिसमें आपको नेटवर्क से कोई अच्छा बंदा मिल रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ टेक्सटाइल की, कि आपको अपने नेटवर्क में कोई अच्छा बंदा मिल रहा है, और फिर आपकी अपना इंटरेस्ट भी उसमें मौजूद है, और आपकी अपनी एक्सपर्टीज उस हिसाब से डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज आपने कहाँ पे डेवलप करनी है, कि आपको पता हो कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, लीगल इश्यूज क्या है,
वो आपने कैसे ढूंढने हैं उसको हमने समझा है कि कस्टम की वेबसाइट है, कस्टम एजेंट्स हैं, गूगल है, एआई है। फिर सप्लायर से हम बात करें कि उनके पास कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं और कौन से एचएस कोड्स को वो यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। फिर बायर्स को हम पूछें कि वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए कौन से एचएस कोड यूज़ करते हैं, कौन सी सर्टिफिकेशंस उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि हमने अपनी ट्रांसपोर्टेशन को कैसे कवर करना है और पेमेंट्स को हमने कैसे इंश्योर करना है। अगर मैं किसी से मैं बाय कर रहा हूँ तो मैंने उसको पेमेंट करनी है, तो उसने मुझे गुड्स देनी है, तो मैंने कैसे इसको ऑथेंटिसिटी क्रिएट करनी है कि ये बायर्स कैसे ऑथेंटिक है। इसको पेमेंट्स के हवाले से आप जो ना नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, पेमेंट का जो रिस्क है वो एक सेपरेट चैप्टर है पूरा, उसको अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन पे हम रुक जाते हैं यहाँ। अच्छा फराज भाई एक जो पॉइंट मुझे पता चला कि यार इसमें फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में